Bismillahirrahmanirrahim. Now I am started the second last topic of the glycogen carbohydrate metabolism. This is the hexose monophosphate shunt or the pentose phosphate pathway. I just give you an overview. This hexose monophosphate shunt or the pentose phosphate pathway occur in the cytosol, and these provide the NADPH. No ATP is used or produced in this pathway or shunt. Only and only this pathway provides the ribose 5-phosphate, which is used in the nucleic acid synthesis and provides the NADPH2, which is used in the which provides various ways to utilize it. And this NADPH2, which is produced by this pathway, is used in a lot of the reaction which are very important to the life. अब हमारे पास basically what is the difference between there is a lot of the difference between the NADH and NADPH. Shouldn't confuse it. I should clear that NADH concentration in the cell is about 10 times greater than as compared to the NADPH. And NADH is used in the ATP synthesis, while NADPH is used in the reductive biosynthesis. Means कि NADH जो है हमारे पास वो कहाँ पे यूज़ होता है, जो उसकी एनर्जी है वो हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल्स हैं, वो क्या करते हैं उस एनर्जी का यूज़ करके हमारे पास ATP बनाते हैं. वाइल जो NADPH की एनर्जी है वो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस मींस चीज़ें बनाने के अंदर इस्तेमाल आती है. लाइक अगर मैं आपको मोटी मोटी एग्जांपल्स दूं तो हमारे पास लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स हमारे पास एडिपोज टिश्यूज एंड द लिवर. उसके अंदर जो NADPH की एनर्जी है वो यूज़ होती है फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर. आपको पता है कि एनाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं एंडोथर्मिक होती हैं और हमें उनको एनर्जी देने की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस होते हैं. तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? NADPH. और ATP की सिंथेसिस के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? NADH. ये कंसेप्ट आपको मस्ट बी क्लियर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पाथवे, देन यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द फॉरवर्ड डिस्कशन. अब नो ATP इज यूज्ड और प्रोड्यूस्ड. इस पाथवे के अंदर ATP का चक्कर ही कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ NADPH मिलेगा जो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के अंदर, एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर, फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर, स्टीरॉयड की हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस के अंदर एंड अ लॉट ऑफ द वेरियस फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द NADPH. सो दिस पाथवे हैज अ 2 phases. One is oxidative phase and other is non-oxidative phase. Oxidation means loss of electron, while the reduction means gain of the electron. This is the basic concept. So oxidative phase means there is a loss of electron. और इन इलेक्ट्रॉन को फिर एक्सेप्ट कौन करेगा? NADP एक्सेप्ट करेगा और NADPH प्लस H प्लस में चेंज कर देगा. तो ये आपने बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि NADPH जो है, जो उसकी एनर्जी है वो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के अंदर, और NADH की जो एनर्जी है वो ATP की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है. बज़ाहिर एक ही फ़र्क है, हमारे पास राइबोस के ऊपर एक के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है NADPH में, दूसरे में NADH में नहीं लगा हुआ, लेकिन इनका एक फॉस्फेट अ लॉट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंजाइमिक एक्टिविटीज़ और इंजाइम डायनामिक्स को चेंज कर देता है एक फॉस्फेट सिर्फ. सो आपने ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि NADH की कंसंट्रेशन अबाउट 10 टाइम्स ग्रेटर देन द NADPH एंड NADH एनर्जी इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द ATP, while NADPH energy is used in the synthesis of the reductive biosynthesis. In the reductive or simply the reductive biosynthesis. So इसका ऑक्सीडेटिव फेज है एक, और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, और ऑक्सीडेटिव फेज जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन. ऑक्सीडेटिव फेज जो है उसके 3 स्टेप्स हैं और उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे. लेट्स स्टार्ट. हमने कहा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक चौक में खड़ा हुआ है जिसके काफ़ी सारे रास्ते हैं. एक रास्ता ग्लाइकोलिसिस, दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, तीसरा ग्लाइकोजेनेसिस, चौथा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और एक हमारे पास है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे. ये हम एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर से ही हमारे पास स्मॉल पैकेट्स
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट कर लिए और चेंज हो गया है NADPH के अंदर। इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज कोएंजाइम्स को वो चेंज हो गए हैं रिड्यूस कोएंजाइम्स के अंदर। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसको प्रेक्ट करते हैं एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, और ये चेंज हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर। और इस जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसकी प्रोडक्ट इनहिबिशन हो जाती है बाय द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द NADPH। लाइक एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। अगर हमें NADPH ज़्यादा नहीं चाहिए तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम उसको बनाते रहें। तो NADPH जो है इसको प्रोडक्ट इनहिबिशन डाल देता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इनहिबिट हो जाता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ NADPH हमें यहाँ पे मिला, फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन की हाइड्रोलिसिस होती है और वो चेंज हो जाता है हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर। और जो एंजाइम हमारे पास है उसका नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो आगे चेंज हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, और जो एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसका नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज। मीन्स देर इज अ लॉस ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे लॉस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर निकल गई कार्बन 1 के ऊपर जो लगी हुई थी। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का जो कार्बन 1 है वो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे पास बाहर निकल गया, और NADP हमारे पास चेंज हो गया NADPH प्लस H+। तो हमने ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट से हमने क्या लिया? हमने 3 स्टेप्स थे और हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज कर दिया राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर विच इज अ कीटो शुगर। और हमें क्या बाय प्रोडक्ट क्या मिला? इस रिएक्शन से फ़ायदा क्या मिला? हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADPH2 मिल गए, और एक मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज था। ये ऑक्सीडेटिव फेज के 3 स्टेप्स हैं, और ये सारे स्टेप्स जो हैं ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। आगे हम चलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के अंदर ये आपने याद रखना है कि जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है वो कीटो शुगर है। विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आइसोमेरेज राइबोलोज 5 फॉस्फेट चेंज इनटू द राइबोज 5 फॉस्फेट व्हिच इज एन एल्डो शुगर, एंड दिस राइबोज 5 फॉस्फेट यू ऑल नो दैट इट इज used in the nucleic acid synthesis, while this ribulose 5 phosphate can also be changed into the xylulose 5 phosphate which is the C3 epimer of the ribulose 5 phosphate. An enzyme here used is epimerase। यहाँ पे जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है वो कीटो शुगर है, लेकिन वो एल्डो शुगर में भी चेंज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आइसोमेरेज। वो उसकी आइसोमेरेज कार्बन की बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देगा हमारे पास, और एल्डो शुगर में चेंज कर देगा। एल्डो शुगर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, और जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर भी चेंज हो सकता है। और एंजाइम हमारे पास इधर कौन सा इन्वॉल्व है? एपिमेरेज। और ये ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोलोज 5 फॉस्फेट आपस में C3 एपिमेर है, यानी C3 के ऊपर एक स्पेसिफिक कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में दोनों में फ़र्क है। इसकी एक बहुत प्यारी डायग्राम है हमारे पास लिपनकॉट के अंदर। अगर आप ये ऑक्सीडेटिव आपको बता दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इधर दोनों स्टेप उन्होंने कंबाइन कर दिए। अगर आप ये थ्योरी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएंगे। तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर चेंज हो गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADPH ये है, और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो गया हमारे पास, और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 ये है। और दिस NADPH इज यूज इन द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, वाइल जो हमारे पास एपिमेरेज एंजाइम था उसने राइबोलोज 5 फॉस्फेट को ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में चेंज कर दिया। और राइबोलोज 5 फॉस्फेट कैन आल्सो चेंज द राइबोलोज 5 phosphate can also be changed into the ribose 5 phosphate with the help of an enzyme isomerase। अब ये लिंकिंग रिएक्शन आ जाता है। ये जो राइबोलोज 5 phosphate है ये चेंज हुआ है हमारे पास किसके अंदर? ये हमारे पास चेंज हो गया ज़ाइलुलोज 5 phosphate के अंदर और राइबोज 5 phosphate के अंदर। अब लिंकिंग रिएक्शन भी हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के दरमियान हमारे पास एक लिंकिंग रिएक्शन है। अब हमारे पास जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है उसके अंदर आपने बस ये याद रखना है, उसके अंदर 2 एंजाइम इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है, जो ट्रांसकीटोलेज है वो 2 कार्बन ट्रांसफर करता है
ट्रांस एल्डोलेज जहां पे भी एक्शन परफॉर्म करेगा 3 कार्बन ट्रांसफर करेगा। ट्रांस कीटोलेज जो है उसने वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ट्रांस कीटोलेज जो है वो थाइमीन पायरोफॉस्फेट यानी B1 वाटर सॉल्युबल विटामिन B1 थाइमीन रिक्वायरिंग एंजाइम है। तो अगर थाइमीन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होगा। ये क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी आपने साथ साथ देखते जाने हैं। अगर राइबोलोज 5 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आइसोमेरेज जो है राइबोज 5 फास्फेट में चेंज हो गया, ये न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस में चले गया। अब फर्ज कर लें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5 फास्फेट जाइलुलोज 5 फास्फेट में चेंज हो गया, दूसरा राइबोज 5 फास्फेट के अंदर चेंज हो गया और हमें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं चाहिए। तो ये जो राइबोज 5 फास्फेट है और जाइलुलोज 5 फास्फेट है ये अगेन ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे और वो या तो ग्लाइकोलिसिस में जा सकते हैं या वो दोबारा ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जाके ग्लूकोज 6 फास्फेट दोबारा बना देंगे। किस तरीके बनाएंगे हम देखते हैं। जाइलुलोज 5 फास्फेट 5 कार्बन है, राइबोलोज 5 फास्फेट 5 कार्बन है। इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा ट्रांसकीटोलेज। मैंने पहले कहा था कि ट्रांसकीटोलेज क्या करेगा, 2 कार्बन ट्रांसफर करेगा। वो इस जाइलुलोज से 2 कार्बन लेगा, पहले 2 कार्बन, और उसको ट्रांसफर कर देगा राइबोज 5 फास्फेट को, और जो कंपाउंड बन जाएगा वो सीडोहेप्टुलोज। क्या? सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट 7 कार्बन कंपाउंड है और ये कीटो शुगर बन जाएगी। अब यहाँ से जाइलुलोज 5 फास्फेट से पहले 2 कार्बन रिमूव हो गए हैं, तो पीछे कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन, वो चेंज हो गए हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। अब जो सीडोहेप्टुलोज है उसके ऊपर एक्ट किया है ट्रांस एल्डोलेज ने। मैंने कहा था ट्रांस एल्डोलेज जहाँ पे भी आएगा कितने कार्बन ट्रांसफर होंगे? 3 कार्बन ट्रांसफर होंगे। तो ट्रांस एल्डोलेज पहले 3 कार्बन सीडोहेप्टुलोज से लेगा, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट से लेगा और किसको दे देगा? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट को। अब वहां से उसने 3 कार्बन ट्रांसफर कर दिया इसको, तो 3 + 3 = 6, तो ये बना देगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। उसके अंदर 7 कार्बन थे इनिशियली, बट व्हेन द 3 कार्बन आर रिमूव तो 4 कार्बन हमारे पास बाकी रह जाएंगे। वो 4 कार्बन हमारे पास रह जाएंगे इरिथ्रोज 4 फास्फेट। ये हमारे पास एल्डोज शुगर है, ठीक है। अब हमारे पास एक और जाइलुलोज 5 फास्फेट का मॉलिक्यूल आएगा। जाइलुलोज 5 फास्फेट का मॉलिक्यूल क्या करेगा कि ये जो क्या कहते हैं जाइलुलोज 5 फास्फेट का मॉलिक्यूल आया है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा हमारे पास ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज एक्ट करेगा तो वो अपने जो ट्रांसकीटोलेज एक्ट करेगा जाइलुलोज 5 फास्फेट के ऊपर और उसके पहले 2 कार्बन इस इरिथ्रोज 4 फास्फेट को दे देगा। जब इस इरिथ्रोज 4 फास्फेट को कार्बन 2 देगा तो ये 4 + 2 6 बन जाएगा, ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा। और इसके अगेन जाइलुलोज 5 फास्फेट के 2 कार्बन तो इसने दे दिए इसको इरिथ्रोज 4 फास्फेट को, बाकी 3 कार्बन रह गए, वो 3 कार्बन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट एज अ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट बच गए। तो हमने देखा, ये हमने सीखा क्या इस नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से, नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल रिएक्शन से हमने ये सीखा कि हमारे पास जाइलुलोज 5 फास्फेट जो राइबोलोज 5 फास्फेट है वो चेंज हो जाता है जाइलुलोज 5 फास्फेट में और राइबोज 5 फास्फेट में, जो कि ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं और वो ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स इवेंचुअली क्या बनते हैं, या तो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनेगा या हमारे पास क्या बनेगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाएंगे और दोबारा हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर ही कंटिन्यू हो जाएंगे, यहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्मेशन दे के दोबारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अब वाइवा क्वेश्चंस आते हैं। वाइवा क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सिर्फ NADPH की ज़रूरत है, NADPH2 की ज़रूरत है, फिर आप बताएं कि कौन सा फेज एक्टिवेट होगा, ऑक्सीडेटिव होगा नॉन ऑक्सीडेटिव। सो द आंसर इज बोथ फेज आर एक्टिवेटेड। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ हमें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चीज़ चाहिए, NADPH2, तो हमारे पास दोनों पाथवे ऑक्सीडेटिव फेज भी एक्टिवेट होगा, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज भी एक्टिवेट होगा। ऑक्सीडेटिव फेज से हमारे पास NADPH2 मिल जाएगा और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है वो क्या करेगा, इन्हीं जो ग्लाइकोलिटिक ये जो इंटरमीडिएट्स राइबोलोज 5 फास्फेट था इन्हें चेंज कर देगा ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स में, वो दोबारा चेंज हो जाएंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट में और ग्लूकोज 6 फास्फेट अगेन रेडी होगा हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज को कैटेलाइज करने के लिए। और नंबर 1 हो गया
वाइवा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमें डीएनए की सिंथेसिस करनी है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करनी है, फिर आप बताएं कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा। फिर आपने आंसर देना है नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे ओनली, क्योंकि ऑक्सीडेटिव की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैंने कहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो यूज अप हो सकते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट की फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो द आंसर इज ओनली नॉन ऑक्सीडेटिव फेज इज एक्टिवेटेड। ये आपने 2 कंडीशंस याद रखनी है। और अगर हमें NADPH2 चाहिए और पायरोवेट भी चाहिए, अगेन द आंसर इज बोथ phases are activated. Why both phases? ऑक्सीडेटिव फेज तो NADPH2 की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है वो ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स के अंदर चेंज कर देगा राइबोज 5 फॉस्फेट को और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट को, और वो जो ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स हैं वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जाएंगे और पायरोवेट दे देंगे। सिंपल, दिस इज द जस्टिफिकेशन। तो सिंपल आपने बस टैकल नहीं होना, जो वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछ रही हैं उसके अंदर बस जज करना है कि वो आपसे पूछना क्या जा रहे हैं। अगर NADPH2 ही चाहिए तो दोनों पाथवे एक्टिवेट होंगे, यानी दोनों फेजेस एक्टिवेट होंगे। अगर सिर्फ राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, तो फिर हमें कौन सा क्या चाहिए? सिर्फ नॉन ऑक्सीडेटिव फेज एक्टिवेट होगा। अगर NADPH2 भी चाहिए, पायरोवेट भी चाहिए, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपने कंडीशन को जज करना है और कंडीशन के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, ये हमारे पास था ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। आगे हमारे पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ द NADPH। आई in the starting of the lecture, in the start of the lecture I tell about the various functions of the NADPH. It is used in the reductive बायोसिंथेसिस। अब रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के अंदर किस तरीके एनाबॉलिक रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं और हमें उनको एनर्जी देनी होती है। तो हमारे पास जो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस है या तो स्टीरॉयड की सिंथेसिस है, लाइक लीवर के अंदर, लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड के अंदर एंड द एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है वो उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? NADPH प्रोवाइड करता है। और जो हमारे पास प्लेसेंटा है, टेस्टिस हैं और हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स आ जाता है, ओवरीज आ जाती हैं, वहाँ पे जो स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है उसके लिए जो एनर्जी होती है वो भी हमारे पास NADPH ही देता है। तो एक फंक्शन हमारे पास क्लियर हो गया कि इट इज़ यूज इन द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस एंड डिफरेंट टिश्यूज के अंदर, यहाँ तो वो फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, यहाँ हमारे पास वो स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा फंक्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड रिडक्शन। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे पास एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाला मॉलिक्यूल है, एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, फैमिली ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से हमारे पास वो ताल्लुक रखता है। ये अगर आपको ये डायग्राम्स तो याद है तो हर चीज़ याद है। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक बेनिफिशियल कंपाउंड है, लेकिन जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो वो इस ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। सुपर ऑक्साइड में एक इलेक्ट्रॉन डाला, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, फिर हाइड्रोक्सिल रेडिकल और फिर वाटर। अब अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि डिफरेंट इंजाइम्स बनाए हैं और डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं जो ये जो दरमियान में ये ऑक्सीजन भी यूजेबल है, ये बड़ी बेनिफिशियल है। हम डिफरेंट क्या कहते हैं पढ़ते रहते हैं ऑक्सीजन का ही, हमारे पास अगर ऑक्सीजन ना हो तो बंदा मर जाता है। ऑक्सीजन जो है डिफरेंट लिविंग रिएक्शंस के लिए, एरोबिक रिएक्शंस के लिए हमारे पास नेसेसरी होती है। तो ऑक्सीजन भी बेनिफिशियल है, वाटर भी बेनिफिशियल है। ये जो दरमियान में 3 कंपाउंड्स आ गए हैं ये एक्सट्रीमली हार्मफुल हैं। तो ये बॉडी को क्या कहते हैं हमारे पास नुकसान ना पहुंचाएं, तो अल्लाह ताला ने हमारे पास कुछ इंजाइम्स बना दी हैं। अगर ये बनते भी हैं और नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें बनती हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म के नतीजे के अंदर, और डिफरेंट जो ड्रग्स लेते हैं उनके नतीजे के अंदर, मीट खाते हैं तब भी हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, लाइक कोई पोल्यूटेंट वाली जगह पे जाते हैं, पेट्रोलियम के कंपाउंड्स हैं कुछ, उनकी वजह से भी हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि अगर ये बन भी जाए तो कोई मसला नहीं, हमारे पास एंजाइम्स डिफरेंट मौजूद हैं जो इनको दोबारा हार्मफुल से हार्मलेस चीज़ों के अंदर चेंज कर देंगे। लाइक वन एग्जांपल इज हाइड्रोजन परऑक्साइड रिडक्शन की मैं बताने लगा हूँ, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ग्लूटाथायोन, गैमा ग्लूटेमाइल, सिस्टीनाइल ग्लाइसिन। अगर ये आपको नाम याद है तो आप कभी भी टैकल नहीं होंगे। गैमा ग्लूटेमाइल
सिस्टीनाइल ग्लाइसिन, यानी क्या हमारे पास ये ट्राईपेप्टाइड है, इसके अंदर ग्लाइसिन भी है, सिस्टीन भी है, ग्लूटामेट भी है, और इसके अंदर एक थायोल ग्रुप है। ये ग्रुप है, ये थायोल ग्रुप है। अब होता क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज है, ये करता क्या है हमारे पास, ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हार्मफुल स्पीशी को हमारे पास हार्मलेस के अंदर चेंज कर देता है, अपनी कुर्बानी दे देता है। यहाँ से इसके पास ये रिड्यूस फॉर्म है, अपनी कुर्बानी दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और खुद ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को दोबारा चेंज होना है रिड्यूस फॉर्म में, तो उसके लिए एक एंजाइम है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। अब ये जो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज है, ये एनर्जी लेता है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं, NADPH प्लस H प्लस, तो वो NADP प्लस के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, RBCs के अंदर हमारे पास हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट होता है, और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में हमारे पास NADPH2 मिलते हैं। तो अगर हमारे पास ये ग्लूटाथायोन ना होता RBCs के अंदर, तो RBCs सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, उनका सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो मोस्ट इफेक्टिव कौन से होते हैं, RBCs ही होते हैं, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन की जब भी स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है तो वो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपने ये देखना है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ये हमारे पास रिड्यूस फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज में हो गया, ये वाटर में चेंज हो गया है, हार्मफुल से हार्मलेस में चेंज हो गया है। वाइल डिफरेंट एंजाइम्स और भी मौजूद हैं, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स मौजूद हैं, एंटीऑक्सीडेंट वाइटामिन मौजूद हैं, विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है, जो विटामिन ए है हमारे पास, विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड, एंड हमारे पास विटामिन ई है, टोकोफिरोल, तो वो भी हमारे पास क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट इंजाइम्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास विटामिन्स हैं जो हमारे पास बॉडी के अंदर मौजूद हैं, और वो हमारे पास इन हार्मफुल चीज़ों को हार्मलेस में चेंज कर देते हैं। लाइक कैटालेज जो है इंजाइम, ये क्या करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को या तो वाटर में चेंज कर देगा या ऑक्सीजन में, और सुपर ऑक्साइड डिसमुटेज क्या करेगा, सुपर ऑक्साइड को या तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में चेंज कर देगा या ऑक्सीजन में। अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में चेंज कर दिया, फिर कैटालेज इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को दोबारा वाटर में या दोबारा ऑक्सीजन में चेंज कर देगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल जस्टिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिडक्शन, and it is a very efficient way to reduce the oxidative stress of the body, के ये हमारे पास हार्मफुल चीज़ों को हमारे पास हार्मलेस चीज़ों में ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज चेंज कर देता है। और जो मेजर हमारे पास जो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिडक्शन को रिडक्शन करता है वो कौन सा है, ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। सो हमने रिमेंबर करना है उन चीज़ों को जो हमारे पास मेजोरिटी के अंदर अपना रिएक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। अब दूसरा इसका फंक्शन है, तीसरा फंक्शन बल्कि साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेस सिस्टम। ये ऑक्सीजनेस सिस्टम हमारे पास क्या है, ये अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो सब चीज़ें याद हैं। RH हमारे पास प्लस ऑक्सीजन NADPH प्लस H प्लस, ये NADPH क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ये RH है तो इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। R अब हमारे पास कोई स्टीरॉयड, केमिकल, कोई ड्रग, कोई भी एजेंट हो सकता है। वाइल देखिए हमारे पास NADP सिस्टम से निकल गया प्लस वाटर आ गया। अब ये हमारे पास साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेस सिस्टम है, इसकी दो टाइप्स हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल है और एक माइक्रोसोमल है। जो माइटोकॉन्ड्रियल है वो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, मीन द स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। स्टीरॉयड हार्मोन जितने भी आप याद रखें, आपने फैट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम क्या करता है कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट कर देता है, NADPH को यूज़ करता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट कर देता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलेटिव देखें कि फैट जो है हमारे पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को रिलेटिव हाइड्रोफिलिक बना देता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये माना ये जाता है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट करने से हमारे पास रिडक्टिव ये जो सिंथेसिस है स्टीरॉयड हार्मोन्स की इजीली हो जाती है। और आपने दो हार्मोन से जो रिएक्शंस हैं उनसे आप फेमिलियर भी हैं कि जो हमारे पास रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास किडनी के अंदर, लीवर के अंदर रिएक्शन होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज,
एंजाइम आपने पढ़ा था कोलिकैल्सिफेरोल को हमारे पास चेंज कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल के अंदर। ये विटामिन डी की सिंथेसिस है, तो ये स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। वाइल इन द लीवर के अंदर क्या करता है, लीवर के अंदर इसने ये 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल बना दिया। किडनी के अंदर आप देख लें तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल और कैल्सिट्रायोल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। और स्टीरॉयड हार्मोन हो जाए, कोई भी हार्मोन है तो ये स्टीरॉयड हार्मोन, क्योंकि ये NADPH जो है ये हमारे पास होता है स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये प्लेसेंटा, टेस्टिस, ओवरीज और हमारे पास डिफरेंट और जहाँ एडिनल कॉर्टेक्स, वहाँ पे हमारे पास जो स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं उनकी सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम का काम है। और दूसरा इसका सिस्टम है साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम जो है। दूसरा एक माइक्रोसोमल सिस्टम होता है। माइक्रोसोमल सिस्टम जो होता है हमारे पास वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम हमारे पास असल में करता क्या है, आपने पढ़ा है, मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो आज उसका मैकेनिज्म भी जान लें कि वो किस तरीके डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपको पता है कि बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है बॉडी इनको या तो यूरिन या तो फीसिस के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। अब उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए कोई भी चीज़ है तो उसको सॉल्युबल होना लाजमी है ताकि वो यूरिन के अंदर पास आउट हो सके। लाइक बिलीरुबिन आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर। बिलीरुबिन जो है हमारे पास उसकी कॉन्जुगेशन होती है ग्लूकुरोनिक एसिड से, ताकि वो हमारे पास कॉन्जुगेट होके कुछ ना कुछ सॉल्युबल हो जाए, वाटर सॉल्युबल हो जाए और यूरिन के ज़रिए या तो फीसिस के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारे पास बॉडी से। इसी तरीके हमारे पास हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, डिफरेंट केमिकल्स बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो बॉडी उसको बॉडी इलिमिनेट किस तरीके करती है, वो जो टॉक्सिन्स हैं उनको माइक्रोसोमल सिस्टम की मदद से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट कराती है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये जो इनकॉर्पोरेट होता है उसको चलो कुछ ना कुछ हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक में चेंज कर देता है। और जैसे ही ये बात याद रखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट होता है हमारे पास, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट होने की वजह से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फेवरेबल साइट होती है ग्लूकुरोनिक एसिड की कंजुगेशन की। तो ग्लूकुरोनिक एसिड आके कंजुगेशन कर देता है और हाइड्रोफोबिक जो था रिलेटिव हाइड्रोफिलिक हुआ था उसको मोर हाइड्रोफिलिक में चेंज कर देता है। तो जब वो हाइड्रोफिलिक में चेंज हो जाती है, कोई चीज़ है जो हाइड्रोफिलिक में उसकी हाइड्रोफिलिसिटी है वो वाटर लविंग है, तो वो यूरिन के हमारे पास थ्रू द यूरिन इजीली सिक्रीट आउट हो जाती है हमारे पास बॉडी से, वो इलिमिनेट हो जाएगी इजीली इफ़ देर इज़ अ हाइड्रोफिलिक। तो माइक्रोसोमल सिस्टम क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट करता है ड्रग्स में, टॉक्सिन्स में। या तो वो ड्रग को, इसका दो फोल्ड रिएक्शन है, या तो वो ड्रग को इट सेल्फ एक्टिवेट या इनहिबिट कर देगा, या वो हमारे पास क्या करता है उसकी टॉक्सिक सब्सटेंस की हमारे पास फैसिलिटेट करता है ताकि वो बॉडी से सिक्रीट आउट हो जाए बाय मेकिंग हाइड्रोफिलिक। ये हमारे पास था साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम। और हमारे पासेसेकंड लास्ट जो हमारे पास इसका फंक्शन है वो वाइट ब्लड सेल फेगोसाइटोसिस एंड माइक्रोब किलिंग के अंदर। वाइट ब्लड सेल फेगोसाइटोसिस और जो हमारे पास ये हमने अभी तक देखा कि ये ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है हमारे पास कहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है ये हमारे पास हार्मफुल है और बॉडी के अंदर एरोबिक मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म और टॉक्सिन्स जो बनते हैं उनके नतीजे के अंदर ये हमारे पास बनती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। लेकिन वाइट ब्लड सेल हमारे पास जो हैं, ल्यूकोसाइट्स जो है हमारे पास, वो इनको इसी मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं और इस मैकेनिज़्म को यूज़ करके हमारे पास जो हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है या फॉरेन पार्टिकल आ जाता है उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको किल डाउन कर देते हैं। वो किस तरीके करते हैं, या एक तो हमारे पास ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे है और एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ऑक्सीजन नहीं यूज़ होती इसके अंदर, सिर्फ पीएच चेंज करके पीएच या तो एसिडिक कर देगा ल्यूकोसाइट, या तो हमारे पास वाइट ब्लड सेल जो है मैक्रोफेजिस वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, या तो वो हमारे पास पीएच को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। बस सिंपली अल्टरनेटिंग द पीएच इट कैन किल द माइक्रोब। वाइल ये हमारे पास ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे जो होता है उसमें सिर्फ पीएच चेंज होती है, बस सिंपली पीएच चेंजिंग हमारे पास जो माइक्रोब है उनकी किलिंग हो जाती है। वाइल द ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे जो है उसमें ये आपको पता है कि पहले हमारे पास वो फेगोसाइटोसिस करेगा, हमारे पास एंडोसाइटोसिस करेगा, उसको वैक्यूल बनाएगा, लाइसोसोम मिलेगा, उसको फेगोलाइसोसोम बना देगा। अब इस फेगोलाइसोसोम में क्या होगा
कि ऑक्सीजन यूज होगी और ऑक्सीजन NADPH, ये फंक्शन हम पढ़ रहे हैं NADPH कहाँ कहाँ पे यूज होता है। NADPH अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस ऑक्सीजन को और उसको चेंज कर देगा सुपर ऑक्साइड के अंदर। अब ये सुपर ऑक्साइड भी, इसकी भी हमारे पास हार्मफुल है, ये भी बैक्टीरियम को ब्रेक कर देगा। लेकिन सुपर ऑक्साइड जो है हमारे पास, सुपर ऑक्साइड डिसमुटेज की मदद से हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास क्लोराइड के साथ मिलेगा और एक एंजाइम होता है माइलियो पर ऑक्सीडेज, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्लोराइड के साथ इनकॉर्पोरेट करके हाइपोक्लोरस एसिड में चेंज कर देगा। अब ये जो माइलियो पर ऑक्सीडेज सिस्टम है, इट इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड द मेजर सिस्टम विच कैन यूज इन द माइक्रोब किलिंग। यू मस्ट रिमेंबर दैट माइलियो पर ऑक्सीडेज सिस्टम इज द मेजर सिस्टम which is used in the microbe killing by the macrophages and the white blood cells। तो ये क्या करता है, हाइपोक्लोरस एसिड विच इज एक्सट्रीमली बैक्टीरिसिडल, ये बैक्टीरियम को ब्रेक डाउन कर देता है। सम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है हमारे पास वो हाइड्रोक्सिल के अंदर भी चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर चेंज हो जाता है और वो भी बैक्टीरियम को ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन आपने मेजर ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन जो है सुपर ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाती है और इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट। क्यों? ऑक्सीजन को हम यूज़ कर रहे हैं हमारे पास और कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं और हमारे पास फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सुपर ऑक्साइड। दिस इज नोन एज द रेस्पिरेटरी बर्स्ट। और इंजाइम कौन से इन्वॉल्व है? NADPH ऑक्सीडेज। NADPH क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और इसको ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में चेंज कर देगा। सुपर ऑक्साइड हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसमुटेज एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड incorporate with the chloride ions with the help of an enzyme myeloperoxidase and change into the hypochlorous acid HOCl, which is extremely bactericidal. This myeloperoxidase system is a potent system and the major system is involved in the microbe killing by the leukocytes or the macrophages, neutrophils। तो ये आपने याद रखना है। और एक क्लिनिकल यहाँ पे एसोसिएटेड है कि NADPH ऑक्सीडेज अगर डेफिशिएंसी हो तो क्रोनिक ग्रैनुलोमाटोस, क्या उसका नाम ही मुश्किल सर है, क्रोनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज, ये लिखी हुई है हमारे पास बुक के अंदर, इसका नाम अजीब सर है, क्रोनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज। इसके अंदर क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है ना वो नोड्यूलर पैचेस की फॉर्म के अंदर हो जाती है, नोड्यूलर पैचेस की फॉर्म के अंदर। सो अगर NADPH ऑक्सीडेज हमारे पास डेफिशिएंट होगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हमारे पास, और वो किस फॉर्म के अंदर होगी हमारे पास नोड्यूलर फॉर्म के अंदर होगी। तो हमारे पास नोड्यूलर फॉर्म के अंदर होगी अगर ये NADPH हमारे पास नहीं होगा। और NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की हमारे पास अगर डेफिशिएंसी होगी तो बैक्टीरिया हमारे पास किल नहीं हो सकेंगे। बैक्टीरिया किल नहीं हो सकेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उनकी किल ना होने की वजह से हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं वो नोड्यूलर एरियाज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास बड़ा नोड्यूलर एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन मिलेगी। जिस तरह नोड्यूल्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं, उसी तरीके हमारे पास इन्फ्लेमेशन पूरे नोड्यूल्स की फॉर्म में मिलेगी। अब हमारे पास और फंक्शन है हमारे पास NADPH का नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर ये ना होता तो हम सारी क्या पता मायोकार्डियल इन्फाक्शन से मर गए होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस जो है ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेजोडाइलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंट वेजोडाइलेटर। नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस के अंदर किस तरीके इन्वॉल्व होता है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो L-आर्जिनिन जो है L-सिट्रुलिन के अंदर चेंज हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम है, और NADPH अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, NADP में प्लस में चेंज होता है, ऑक्सीजन जो है आता है रिएक्शन के अंदर और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम लिखा है इसकी 3 आइसोफॉर्म्स हैं। एक हमारे पास है न्यूरोनल, दूसरी है एंडोथीलियल और तीसरी है हमारे पास इंड्यूसेबल। जो न्यूरोनल है और एंडोथीलियल है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव है, मींस वो 24 आवर्स हमारे पास बना रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन वो जो अमाउंट बना रहे हैं, अमाउंट ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बहुत कम बनाते हैं। वाइल जो इंड्यूसेबल है वो डिफरेंट इन्फेक्शन हुआ है हमारे पास, या कोई हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है उसके रिजल्ट में हमारे पास रिलीज हुई है इंटरफेरोन गैमा, हमारे पास एक फैक्टर है
लाइपोपोलीसेकेराइड दूसरा फैक्टर है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा हमारे पास तीसरा फैक्टर है। तो इंड्यूसेबल है, वो इंड्यूस होगा चीज़ों से। जिस तरीके हमारे HOD आए हैं, उन्होंने बोला है कि आप हार्पर पढ़ें, पहले हम नहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने हमें इंड्यूस किया है कि आप हार्पर पढ़ें। इसीलिए इसी तरीके हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरफेरोन गैमा एंड द लाइपोपोलीसेकेराइड वो क्या करेंगे, वो इंड्यूस करेगा इंड्यूसेबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को, और फिर हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस होगी इवन डेज और हॉर्स के लिए, और इन अ लार्ज अमाउंट, कोपियस अमाउंट के अंदर हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस होगी। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे पास एक गैस है, और 3 to 10 सेकेंड इसकी क्या कहते हैं, हमारे पास हाफ लाइफ है सिर्फ 3 to 10 सेकेंड, और इन द टिश्यूज इट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 3 to 10 सेकेंड, yet it is a gas, free radical gas, and nitric oxide it is used in the number of the important function like the it relaxes smooth muscle, prevents the platelet aggregation, function as a neurotransmitter in brain, and a lot of important function. I just tell about the mechanism of relaxation of the smooth muscle. Nitric oxide is used in the relaxation of the smooth muscle. How it happens? Nitric oxide diffuse into the muscle vascular smooth muscles. Here it combines with the guanylyl cyclase, and guanylyl cyclase क्या करेगा, GTP जो है उसको चेंज कर देगा साइक्लिक GMP में। ये साइटोसोलिक गुआनाइलाइल साइक्लेज है। नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज करेगी, और क्या जो वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल है उसके अंदर डिफ्यूज करेगी, साइटोसोलिक गुआनाइलाइल साइक्लेज के साथ बाइंड करेगी और उसको एक्टिवेट कर देगी। वो GTP को साइक्लिक GMP में चेंज कर देगा। साइक्लिक GMP का जब लेवल ज़्यादा होगा वो प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट कर देगा। अब प्रोटीन काइनेज G जो है वो आगे फास्फोराइलेशन करेगी, फास्फोराइलेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स करेगी, तो कैल्शियम चैनल्स को बंद कर देगी, कैल्शियम चैनल्स को इनएक्टिवेट कर देगी। एज अ रिजल्ट अगर कैल्शियम सेल में नहीं आएगा तो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज एंट्री ऑफ द कैल्शियम इनटू द सेल। हमारे पास कैल्शियम सेल में नहीं आएगा तो कंट्रैक्शन आपको पता है होती कैल्शियम की वजह से है। कैल्शियम नहीं आएगा तो हमारे पास अगर फिजियोलॉजिकल बेसिस देखें तो हमारे पास डिक्रीज मायोसिन लाइट चेन काइनेज। क्यों मायोसिन लाइट चेन काइनेज कम हुआ है? क्योंकि कैल्शियम कम हुआ है तो कैल्शियम कैलमोडोलिन के साथ भी नहीं मिलेगा, तो डिक्रीज कैल्शियम कैलमोडोलिन। कैल्शियम कैलमोडोलिन का नॉर्मल फंक्शन था कि वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट कर रहा होता था, तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज भी एक्टिवेट नहीं होगा। जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारे पास उसकी मायोसिन की हेड की फास्फोराइलेशन नहीं होगी, तो कंट्रैक्शन तो हो नहीं सकती, तो हमारे पास वो फेवर्स द रिलैक्सेशन। हमारे पास डिक्रीज कैल्शियम कैलमोडोलिन हो जाएगा, डिक्रीज मायोसिन लाइट चेन काइनेज हो जाएगा। जब डिक्रीज मायोसिन लाइट चेन काइनेज होगा तो आपने फिजियोलॉजी में जो मस्कुलर स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज कम होगा तो वो फेवर्स कर देगा मसल रिलैक्सेशन को। अब हमारे पास जो इसका दूसरा प्रिवेंट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये भी फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है इन द इंपॉर्टेंट फंक्शन तो नहीं कह सकते, मीडिएट करता है बैक्टीरिसाइडल एंड ट्यूमरोसाइडल एक्टिविटी ऑफ द मैक्रोफेजेस। मीडिएट्स मीन हेल्प करता है, हेल्प आउट करता है थोड़ा सारा, लेकिन वाइट ब्लड सेल में अपना भी जो मैक्रोफेजेस है उसमें वो माइलोपेरोक्सीडेज सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन ये उनको मीडिएट करता है। कैसे करता है कि जो हमारे पास मैक्रोफेजेस के अंदर सुपर ऑक्साइड आयन बने होते हैं, वो इस नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है हमारे पास, सुपर ऑक्साइड आयन है हमारे पास, ये जो माइक्रोफेजेस के अंदर बनते हैं बल्कि, तो ये हमारे पास कंबाइन कर जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ये कैसे इंटरमीडिएट में चेंज हो जाते हैं, जो बाद में डिग्रेड होकर हाइड्रोक्सी लाइन के अंदर चेंज हो जाता है। और हाइड्रोक्सी लाइन इज एक्सट्रीमली बैक्टीरिसाइडल और ट्यूमरोसाइडल। वो हमारे पास क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस तरीके हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड ट्यूमरोसाइडल mediate the tumoricidal and bactericidal activity of the macrophages. It helps in the relaxation of the vascular smooth muscle cells. It prevents the platelet aggregation and it function as a neurotransmitter in brain. जो हम बाहर से नाइट्रेट देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं हार्ट अटैक के, एंजाइना पेक्टोरिस के, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट्स को, वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास उनके अंदर जो अक्लूजन ना हो जाए वेसल की, बाय थ्रोम्बोसिस ना हो जाए,
वो हम देते हैं तो ये जो हमारे पास नाइट्रोग्लाइसिन होता है ये अंदर बॉडी में जाके डिग्रेड होके नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर रिलैक्सेशन कर देता है स्मूथ मसल सेल्स की। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो ब्लड फ्लो है, आर्टरीज जो है हार्ट को सप्लाई कर रही हैं वो नॉर्मली करती रहती हैं, और हमारे पास स्कीमिया होने से बच जाता है। फिर एज अ कंसिक्वेंटली हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस भी नहीं होता, और एज अ रिजल्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी नहीं होता। तो ये जो नाइट्रोग्लाइसिन हम बाहर से टैबलेट्स देते हैं तो ये अंदर जाके डिग्रेड होकर नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर चेंज होती हैं, और ये उसका मैकेनिज्म है सारा कि किस तरीके वो मसल्स को रिलैक्सेशन करता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल की। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। अब ये पर्सन टू पर्सन ये मेजर डेफिशिएंसी है about 400 million. Just think about that, about 400 millions हमारे पास जो है केसेस रिपोर्ट हुए हैं इसकी वर्ल्ड वाइड, जो इसके अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स के केसेस काउंट हुए हैं जो हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी थी। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी जो है इसका मोस्ट पोटेंट असर जो होता है वो आ जाके हमारे पास किसके ऊपर होता है, आरबीसीज के ऊपर होता है। आरबीसीज के ऊपर हमारे पास क्यों असर होता है हमारे पास आरबीसीज के ऊपर, क्योंकि आरबीसीज में सिर्फ एक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे ही होता है जो उसको NADPH प्रोवाइड कर रहा होता है। वाइल अदर टिश्यूज के अंदर फैटी एसिड की अगर सिंथेसिस देखें तो वहाँ से भी हमारे पास NADPH आ रहा होता है, लेकिन आरबीसीज के अंदर चूंकि होता ही एक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे है तो वो क्या मोस्ट इफेक्टेड होते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे पास आरबीसीज की मेम्ब्रेन जो है वो उसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाती है, वो डीरेंजमेंट हो जाती है। तो हमारी बॉडीज़ के अंदर जो मैक्रोफेजेज हैं, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेज, वो वार्न आउट जो हमारे पास जो ख़राब हो रहे होते हैं, जिनकी मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी आरबीसीज की लूज हुई होती है, वो मैक्रोफेजेज उन आरबीसीज को इनगल्फ कर लेते हैं और हमारे पास बिलीरुबिन के अंदर चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास पर्सन टू पर्सन हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है, ये वेरी करती रहती है कि कितने परसेंट हमारे पास एक्टिविटी एंजाइम की बची है। स्वेयर फॉर्म के अंदर हमारे पास जैसे ही न्यूबॉर्न बच्चा पैदा होता है हमें पता लग जाता है 1 to 4 डेज में, क्योंकि स्वेयर नियोनेटल जॉन्डस होता है। क्यों जॉन्डस होता है हमारे पास, मैं उसकी रीज़न बता चुका हूँ कि NADPH नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आरबीसीज बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास जो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो आरबीसीज की मेम्ब्रेन को ख़राब कर देंगे। आरबीसीज की मेम्ब्रेन ख़राब होगी तो वहाँ पे स्प्लीनिक मैक्रोफेजेज और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर जो मैक्रोफेजेज हैं वो वॉर्न आउट आरबीसीज को पकड़ेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों में अगर सवेर डेफिशिएंसी है बच्चों के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं अगर उनके अंदर इंजाइमिक एक्टिविटी हमारे पास 10 to 60% भी है तो वो हमारे पास सरवाइव कर लेते हैं, पूरी जिंदगी को कोई मसला नहीं बनता। पर्सन जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है एज लॉन्ग एज ही कैन नॉट यूज एनीथिंग और नॉट गोइंग टू द पोल्यूटेंट एरिया और नॉट यूज द ड्रग विच इंक्रीज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कि वो पेशेंट हमारे पास नॉर्मल लाइफ अपनी हंसी खुशी की गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो किसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से के पास ना जाए, मींस पोल्यूटेंट एरियाज़ जो पोल्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे हमारे पास जो पेट्रोलियम केमिकल्स हैं वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हैं। और हमारे पास कोई ड्रग्स हैं, हमारे पास ऐसी लिस्टेड ड्रग्स हो गई हैं, उनके ऊपर रिसर्च हुई है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है कि बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ जाएंगे, तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है बॉडी के लिए, कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं है एक्सेप्ट इन द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के लिए तो वो फ़ायदेमंद है कि माइक्रोब किलिंग के लिए, लेकिन बॉडी पूरी के लिए वो बाकी के लिए नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके हमारे पास लिविंग सेल्स ये जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स हैं ये हमारे पास डीएनए के बाद हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं और अनसैचुरेटेड लिपिड्स हैं उनको ये डैमेज करते हैं और इवेंचुअल सेल डेथ कॉज कर देते हैं। तो ये कोई चीज़ आपके बॉडी के सेल्स को क्या कहते हैं डेथ कर रही है, वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ तो नहीं है। तो ये हमारे पास एज लॉन्ग एज जो पोल्यूटेंट्स हैं, हमारे पास जो पेट्रोलियम केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं, वो अगर पर्सन ना यूज़ करे तो अगर पर्सन के अंदर सिर्फ
10 to 60% भी हमारे पास उसकी फंक्शनैलिटी है तो वो हमारे पास सरवाइव कर सकता है और विदाउट एसिम्टोमेटिक। लेकिन जब तक आप उसको कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, जैसे ही उसको कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो हिमोलिटिक एनीमिया हमारे पास सबसे ज़्यादा मिलेगा। हिमोलिटिक एनीमिया हमें क्यों मिलेगा? क्योंकि आरबीसी सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्यों सफ़र करते हैं? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एचएमपी पाथवे है जो एनएडीपीएच प्रोवाइड कर रहा है। बाकी टिश्यूज़ के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस से भी हमारे पास NADPH आ रहा होता है, लेकिन आरबीसीज में सिर्फ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट ही होता है। और ये जो हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो लिस्टेड की हैं जिनके ऊपर रिसर्च हुई है कि हमारे पास ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं। तो इसका सिंपल निमोनिक है AAA, A फॉर एंटीबायोटिक, A फॉर एंटी मलेरियल, A फॉर एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स जो बुखार को उतारती हैं, एंटी मलेरियल जो मलेरिया के खिलाफ हमारे पास मलेरिया को किल करती हैं, और एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, बैक्टीरियम को किल करती हैं। अब हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है, अब क्या सारी हम कोई बंदा अब दवाई लिख के ही ना दे पेशेंट को कि क्या करें हम, कि सारी तो नहीं है इस तरीके की जो हमारे एंटीबायोटिक्स सारी एक जैसी नहीं है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो जिनके ऊपर रिसर्च हुई है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, लाइक द क्लोरमफेनिकोल एंड द सल्फामेथोक्साजोल। क्लोरमफेनिकोल एंड सल्फामेथोक्साजोल ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं दो ऐसी जो हमारे पास बढ़ा देती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। एंटी मलेरियल के अंदर हमारे पास आजकल आप न्यूज़ में भी सुन रहे हैं प्राइमाक्यून जो है, प्राइमाक्यून ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती है, लेकिन इसी की फैमिली की डेरिवेटिव ड्रग है क्लोराक्यून और क्यूने जो है ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं बढ़ाती। सिर्फ जो प्राइमाक्यून है इसके आपके बुक में लिखे हुए हैं, सारों के नाम लिखे हुए हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती है। और एंटीपायरेटिक्स के अंदर हमारे पास एसीटेनिलिन बढ़ा देती है, लेकिन उसी की फैमिली की एक ड्रग है एसिटामिनोफेन, वो नहीं हमारे पास बढ़ाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। तो कुछ ड्रग्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं, तो उन पेशेंट्स को हमने ख्याल रखना है कि अगर वो ड्रग जो हम दे रहे हैं उसके बारे में हम श्योर अबाउट हों कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बढ़ाती। और अगर पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब ये खाने के बाद मुझे यरकान हो जाता है, तो ये पर्टिकुलर साइन है कि उसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है। क्यों डेफिशिएंसी है? उसके अंदर कुछ कम है एक्टिविटी उसकी। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से NADPH नहीं आ रहा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो वो उसको कोप अप नहीं कर सक रहा, और हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में मिलेगा। अगर ये क्या कहते हैं क्रोनिक होगी डेफिशिएंसी, तो हमारे पास ऑनसेट अर्ली लाइफ के अंदर ही पता लग जाएगा कि हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है। लेकिन 60% और 10 to 60% भी एक्टिविटी हो तो हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं मिलते, और अगर मोर देन 60% हो तो फिर हम तो मिलते ही नहीं हैं। और अगर क्रोनिक डेफिशिएंसी हो तो तब भी हमारे पास इसके सिम्टम्स मिलेंगे। तो हमें ऐसी ड्रग्स से अवॉइड करना है। अगर इन पेशेंट्स के अंदर अगर वो कंफर्म्ड हो गए हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इनकी डेफिशिएंसी है, तो उनको ऐसी ड्रग्स नहीं देनी जो उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा दें। और बस दिस इज़ ऑल अबाउट। और जो हमारे पास मीट हम खाते हैं, मीट भी हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है। और हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स हैं डिफरेंट, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट एंड द क्लिनिकल कोरिलेट्स एंड द यूजेस ऑफ द NADPH। होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।